19 का 20 दिसंबर कानपुर वासियों को आज भी याद है। 20 दिसंबर को कानपुर में एक ऐसी जगह पर 3 लोगों का हत्या कर दी जाती है, 3 लोगों को हलाक कर दिया जाता है। हमें हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उस मंदिर मस्जिद के मामले हो चुके, जो होना था वो आगे हो गया। लेकिन इस वक्त हमको जरूरत है तालीम। हमारे जान और माल की गारंटी भी आपके विकास में शामिल होनी चाहिए। सब ये है कि एंटी आरएसएस के लोगों पे खाली दबाव बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी में जो मुस्लिम नेता हैं उनका कोई पर्टिकुलर बैनर नहीं है, ठीक, इस अलायंस में। और एमआईएम कहीं ना कहीं एक मुसलमानों को और मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करने वाला बैनर है, इससे कोई इनकार नहीं है। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून का नाम लेने का मेरा उद्देश्य ये है कि मैं कानपुर के जिस इलाके में हूँ, यहाँ उस समय बहुत ही उग्र प्रदर्शन सामने आया था। मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि कानपुर में फ़िलहाल उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के क्या माहौल है। मैं बारी बारी से आप लोगों से बातचीत करूँगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में। शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि कानपुर का मुस्लिम समाज इस चुनाव में क्या सोच रहा है, उसके प्रमुख मुद्दे क्या हैं और किस ओर जाने की फिराक में है इस बार कानपुर की आवाम अपने असेंबली के एमएलए को इस नज़र से देख रही है कि हमें सरकार में भागीदारी की बुनियाद पर विधायक नहीं चुनना है कि वो सरकार सत्ता लेकर आ रही है वो पार्टी, इसलिए हम उस पार्टी का विधायक बना दें। हमें विधायक चुनना है अपनी बुनियादी विकास के मुद्दों पर कि शहर कानपुर जो यतीम है मौजूदा वक्त में, शहर कानपुर में गुज़िश्ता 15 सालों से ऐसे विधायक काबिज हो चुके हैं या हो जाते हैं जो बुनियादी चीज़ों को कभी भी मुद्दा नहीं बनाते, चाहे ना वो विधानसभा के अंदर हमारी आवाज़ को रखते हैं, ना अपनी निधि से ऐसे विकास कार्य कराते हैं जिससे हमें राहत मिल सके। हमने देखा कि कानपुर के अंदर तमाम ऐसे स्कूल हैं, तमाम ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जो बंद पड़े हैं, जो कमज़ोर तबके की बदहाली को दूर करने के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते थे, मगर हमारे विधायकों ने इस ओर बिल्कुल कतई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन आज का मेन मुद्दा है और इस मुद्दे से हमारा विधायक गायब है। तो ऐसे प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व अपने विधानसभा का नहीं सौंपना है। हमें नहीं मतलब इस बात से कि हम वो सरकार सत्ता में आ जाएगी, हमारा विधायक प्रभावशाली हो जाएगा, हमें इस चीज़ का सरोकार नहीं है। हमें सड़क पर विकास चाहिए, हमें अपनी आवाज़ बनने वाला विधायक चाहिए, हमें विधायक वो चाहिए जो हमारे मुद्दों को, हमारे धार्मिक भावनाओं को भी सम्मान कर सके। ऐसा विधायक नहीं चाहिए जो खामोशी के साथ हमारे ऊपर जुल्म होते रहे और वो अपने आराम गाहों में आराम करता रहे। जी देखिए, आइडियलिस्टिक बात तो यही है, बहुत आदर्श हो के अगर हम सोचें तो आदर्शवादिता तो यही है। लेकिन इस कानपुर की आवाम, जब आप ब्रीफिंग कर रहे थे तो आपने शुरू में कहा था कि ये वो जगह है जहाँ पर एनआरसी और सीए के मुद्दे को लेकर यहाँ पर आंदोलन हुआ था। क्योंकि आप एक ऐसे इलाके में खड़े हैं जो मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन जब हम विकास की बात कर रहे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि सड़क और नाली की विकास के साथ साथ देश की सबसे बड़ी आबादी, जो देश की सबसे बड़ी पिछड़ी आबादी है, कहीं ना कहीं उसके जान और माल का विकास भी आपके विकास में शामिल है, जो शामिल नहीं है। तो हमारा इन तमाम मुद्दों के साथ, बिजली, स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे जान और माल की गारंटी भी आपके विकास में शामिल होनी चाहिए। अगर ये शामिल नहीं है तो हम इसको विकास नहीं मानते हैं। जी बिल्कुल, कानून व्यवस्था की बात आपने की है कि जान और माल की सुरक्षा जरूरी है। तो योगी सरकार लगातार ये दावा करती है कि उसके शासन में पहले की सरकारों के मुकाबले ज़्यादा कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है। तो आप मतलब इससे कितना सहमति रखते हैं या असहमति रखते हैं? दुरुस्त तो नहीं हुई है, दुरुस्त तो नहीं हुई है। वो इसलिए नहीं दुरुस्त हुई, करप्शन तो बढ़ते ही चला गया। हाँ, इसमें सुधार क्या हुआ है? सब ये है कि एंटी आरएसएस के लोगों पे खाली दबाव बनाया जा रहा है, इसके अलावा तो करप्शन कम नहीं हुआ है किसी हालत में। वो कह रहे हैं कि गुंडे माफिया जो है देश नहीं, एंटी आरएसएस केवल, बाकी गुंडे भारतीय जनता पार्टी के लोग करप्शन में मुब्तला है। करप्शन खत्म कहाँ हुआ है? जी, करप्शन भी एक मुद्दा है। तो करप्शन खत्म कहाँ हुआ है? वो कहते हैं कि उनकी सरकार में करप्शन। अरे माँ बहनों की इज्जत सेफ नहीं है भाई, माँ बहनों की इज्जत सेफ नहीं, वो तो बराबर आप लोग देख रहे हैं ना। ऑफिस सिर्फ आरएसएस के लोग, आरएसएस से जुड़े हुए लोग ही हरकतें कर रहे हैं। हाँ। भाई एंटी आरएसएस के लोग वो गुंडे हैं खाली इनकी नजर में। सरकार तो ये कह रही है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित बेटियां ये बीजेपी सरकार में है। वो तो आप लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे कितना करप्शन बेटियों के साथ हो रहा है। ये जो
मुस्लिम समाज में जो नए वोटर आ रहे हैं 18 से 30 साल के उम्र के युवा जो वोटर हैं वो इस बार किस मुद्दे पे या पुराने अपने जो परंपरागत तरीके से जो वोट देता है मुस्लिम समुदाय एकजुट होकर के क्या उस तरह से वोट देंगे या जो नए युवा लोग आ रहे हैं उनका कुछ अलग तरह से उद्देश्य होगा या कुछ अलग मुद्दे लेकर के वोट देने वाले हैं वो? देखिए, युवाओं की अपनी समस्याएं जो होती हैं ये तो हमेशा से थी हैं और उनकी सोच भी उसी के आसपास घूमती है, इससे कभी इनकार नहीं किया जा सकता। और जो पुराने लोग हैं वो कंपैरिजंस देखते हैं सोसाइटी का, जो प्रेजेंट सिनेरियो है हमारे मुल्क का, हमारे समाज का, उसमें एक तो ये जो नफरतों की दुकानदारी हो रही है, एक वो, दूसरी चीज़ बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और असुरक्षा, इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब से वोटर काफ़ी चाक चौबंद है। ये मेरा अपना कंक्लूज़न है। और इस मरतबा मुस्लिम समाज में कहीं ना कहीं AIMIM को और वैसी साहब को ले करके एक सजगता है। क्यों कि अभी तक जो मतलब ये चीज़ देखी गई है कि तमाम समाज जो अभी तक कामयाब हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी रहनुमाई करी है, और एक मुस्लिम समाज खाली ऐसा रहा है जो बैलेंसिंग करता रहा। अब कैसे बहुत तादाद में लोगों ने इस बात को तय कर लिया है कि हम किसी भी हाल में किसी को हराएंगे नहीं, हो चाहे BJP हो, चाहे समाजवादी, चाहे कांग्रेस, हम खुद को जिताने का काम करेंगे। जब हमारे 350 विधायक वहाँ बैठे होंगे असेंबली में, तो कम से कम हमारी नुमाइंदगी करने वाले 40-50 विधायक हों। ये सोच के साथ मतलब से खासतौर से युवा इस मामले में बहुत एक्टिव हो रहा है। तो मतलब आप किस पार्टी में ये उम्मीद देखते हैं? AIMIM का नाम क्या है? नहीं, देखिए, जहाँ तक बात है ये बात बिल्कुल कड़वा सच है कि AIMIM आज की तारीख में सरकार तो नहीं बना सकती, लेकिन जिस तरीके से अभी एक मोर्चा तैयार हुआ अखिलेश यादव जी ने करा, समाजवादी पार्टी के साथ में अलायंस करके कई टीमें आई, उसमें अलग अलग समाज की नुमाइंदगी करने वाले कई नेता रहे। उन नेताओं के होने की वजह से जो उनका समाज है वो सेफ है, लेकिन समाजवादी पार्टी में जो मुस्लिम नेता हैं उनका कोई पर्टिकुलर बैनर नहीं है, ठीक, इस अलायंस में। और MIM कहीं ना कहीं एक मुसलमानों को और मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करने वाला बैनर है, इससे कोई इनकार नहीं है। सबके साथ अलायंस करा और अखिलेश जी ने उनके साथ अलायंस नहीं करा। इसके अपार्ट MIM ने अभी जो घोषणा करी हुई थी कि लगभग 100 सीटें लड़ाने की बात चल रही है, हो सकता है कम भी हों, क्योंकि हमने जो इससे पहले भी देखा है, बंगाल में भी ये हुआ था, बिहार में भी ये हुआ था। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब चूंकि एक बहुत बड़े महारथी हैं राजनीति के, तो हमारा अपना मानना ये है कि हो सकता है 100 सीटें पूरी ना लगाएं और हो सकता है कोई 304 पूरी लड़ा जाएं, ये डिपेंड करता है। कानपुर में उनका क्या भविष्य आप देखते हैं? नहीं, कानपुर में हमको लग रहा है कि कम से कम एक विधायक अब के कन्फर्म है। अभी फिलहाल अभी और थोड़ा सा देखते हैं लोगों का रुख किधर की तरफ जाएगा। आर्यनगर और छावनी, इन दोनों में उम्मीद है, लग रहा है। CAA का मुद्दा कहाँ है अभी, मतलब क्या उसका कुछ असर इस चुनाव पे पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि पहली बार उसके बाद चुनाव बिल्कुल पड़ने वाला है, क्योंकि हमने 2019 का 20 दिसंबर कानपुर वासियों को आज भी याद है। 20 दिसंबर को कानपुर में एक ऐसी जगह पर 3 लोगों का हत्या कर दी जाती है, 3 लोगों को हलाक कर दिया जाता है, जहां पर सरकारी संपत्ति को नुकसान का खतरा नहीं होता, जहां पर मेन रोड नहीं होती। तो कानपुर की आवाम उन बेगुनाहों के खून को रायगा नहीं जाने देगी। CAA के दरमियान हमने इसी यतीम खाना चौराहे पर, जो यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है, इसी यतीम खाने के चौराहे पर 21 दिसंबर को भी एक फसाद होते देखा है। यहाँ पर पुलिस की बर्बरता देखी है, और वो लोग जो इस वक्त हमसे वोट का हक ले रहे हैं और अपने तमाम वादे करना चाह रहे हैं, तो वो लोग नुमाइंदे थे, वो लोग कयादत कर रहे थे, मगर उनकी मौजूदगी हमें खल रही थी कि वो मौजूद नहीं है। उनकी नामौजूदगी हमारे हौसलों को पस्त कर रही थी, तो हम उसको रायगा नहीं जाने देंगे। कानपुर की आवाम इंशाल्लाह उसका जवाब देगी इनको कि आप जिम्मेदार मनसब पे होने के बावजूद, आप MLA की हैसियत से होने के बावजूद हमारी क़यादत के लिए कहाँ थे उस वक्त, जब कानपुर की ये आवाम बेबस थी, मजलूम थी, बेगुनाह नौजवानों के ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे थे। उस वक्त के आप क़यादत करने वाले कहाँ थे? क्या रोड, सीवर, बिजली, यहाँ तक ही आपकी क़यादत महदूद है? जो निधि से मिलने वाली योजनाएं हैं जिस पर आप कमीशन खाते हैं, क्या उन्हीं योजनाओं को हम तक पहुँचाने के लिए हैं? आप हमारा प्रतिनिधित्व करने कहाँ थे? अब जब
1700 से ज़्यादा मुसलमानों के ऊपर मुकदमे लगा दिए गए, नौजवानों के घरों में दबीजी गई, बेगुनाहों पर यहाँ तक कि एनएसए जैसी धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हो गए। तो वो लीडरशिप कहाँ थी? हम उस लीडरशिप की तलाश कर रहे थे। आज भी हम यही सवाल कर रहे हैं, कानपुर की आवाम ये सवाल कर रही है कि हमें वो लीडरशिप चाहिए जो हमारी क़यादत कर सके, जो हमारी नुमाइंदगी कर सके, जो हमारी आवाज़ बन सके। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है अभी की लड़ाई जो है मुख्य दो पार्टियों में है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तो क्या अखिलेश यादव से आपको उम्मीद है कुछ? देखिए, उम्मीद हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम धर्म से आते हैं और हमारी उम्मीद अपने रब से होती है। और हमें इस बात का डरा के, खौफ दिखा के कई बार हमारे वोटों को और हमें छलने का काम किया गया है। हमारे जज्बात को मजरू कर दिया गया, हमारे जज्बात से खेल लिया गया। तमाम मरतबा ऐसा हुआ कि मरकज़ में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी या रियासत में, स्टेट के अंदर जो है फिरका परस्त ताकत काबिज हो जाएगी, इसलिए आप फलाना पार्टी को वोट दे दीजिए। तमाम मरतबा ऐसा हुआ है और हमने जो है उन सियासी जमातों के बहकावे में आकर अपना वोट को ज़ाया किया है, बर्बाद किया है, जबकि अंदर खाना नुकसान हमें उन्हीं के दौरे इक़्तिदार में ज़्यादा हुआ है बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी के। अगर हमने अपना मुहासबा करेंगे तो 30 सालों के दरमियान ये नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने जितना हमारा नुकसान पहुंचाया है, हमारी मिलत को नुकसान पहुंचाया है, उतना शायद भारतीय जनता पार्टी ने खुद खुल के भी सामने नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। मगर इस बार हम इस बात की तवक्को नहीं कर रहे कि योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए हम अखिलेश यादव के साथ जाएं या योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए हम किसी और दल का दामन थामें। हमें अपने रब पर उम्मीद है, इत्तेमाद है, इत्तेकाद है कि मेरा रब जिंदगी और मौत का मालिक है, इज्जत और जिल्लत का मालिक है। अगर हमें रुसवाई लिखी है तो वो रुसवाई हमें इस 2012 में भी देखने को मिली थी मुजफ्फरनगर के अंदर, जहां 9 सालों के बाद आज भी लोग बेघर हैं, मैदान के अंदर हैं, उनको कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो वो दौर कौन था, वो हुकूमत कौन थी, हमें ये भी याद है। हमें मेरठ भी याद है, हाशिमपुरा कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार का भी याद है, भागलपुर में भी कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में ही हमको याद है। तो हम इस बात की तवक्को करने नहीं जा रहे कि कौन सी सियासी जमात मनसब पर बैठेगी और उस जो मनसब पर बैठने जा रही है क्या वो फिरका परस्त को हरा रही है, इसलिए हम उसके साथ हो जाए। हम इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लेंगे। डिसीजन वही लेंगे जो हमारे विधानसभा के लिए बेहतर होगा, जो विधायक हमारी नुमाइंदगी करने के लिए हमसे यकीन दहानी कराएगा, विश्वास दिलाएगा, उसी के फेवर में हमारा वोट जाएगा। अगर कोई उम्मीदवार हमको पसंद नहीं आएगा तो कानपुर की आवाम इंशाल्लाह नोटा का बटन कसीर तादाद में दबाएगी और इलेक्शन में उनको दिखाएगी हमें कोई पसंदीदा नहीं था, हमने इलेक्शन में ऐसे कैंडिडेट को रिजेक्ट किया है। तो मतलब किसी पे अभी फिलहाल किसी पे उम्मीद नहीं बन रही है आपको? नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं है, बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि उम्मीद की तमाम बात तोड़ी गई है। तमाम बार हमारी आज से छल किया गया, छलावा किया गया है, इसलिए हम किसी पर उम्मीद जताने लायक नहीं समझ रहे हैं किसी को, क्योंकि अखिलेश यादव की हुकूमत में भी बहुत ज़्यादा हमारे नुकसानात हुए हैं या इनके वालिद के हुकूमत में भी बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। हमको लॉलीपॉप तो दिया गया, दिखाया गया है, मगर हमारे मुस्तकबिल के लिए कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए गए। हमें आपने हमको नगर विकास मंत्री का मनसब तो दे दिया, मगर नगर विकास मंत्री की मौजूदगी में हम नगर निगम के स्कूल तक नहीं खुलवा पाए थे मुजफ्फरनगर दंगे के दरमियान। तो ऐसा नगर विकास मंत्री किस काम का जो नगर निगम का स्कूल ना खुलवा सके, बेघरों को छत देने के लिए। भीषण ठंड में मुजफ्फरनगर में 93 बच्चे सिर्फ ठंड से मर गए थे। 9 साल के दरमियान में करीब 1600 से ज़्यादा लोग बेघर हैं जो ट्रैक्टर टाट डाल के रह रहे हैं आज भी। वहाँ का अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको दिखेगा कि हयात ज़फर हाशमी कानपुर से जो बोल रहा है वो सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकली वहाँ पर ऐसे लोग ऐसे हालत में जी रहे हैं 9 सालों से। क्या वो मजलूमों का कसूर इतना था कि वो मुसलमान थे इसलिए उनके साथ ये बर्ताव किया जा रहा था? और आप इस वक्त दुआइयाँ देंगे कि अब्दुल्ला आजम खान को आपने रिहा करा दिया चुनाव के करीब कि वो आके आपके फेवर की कैंपेन कर दें। अच्छा, उनका नाम आपने लिया, अब्दुल्ला आजम का, उन्होंने कहा है कि इस बार मुसलमान खुल करके समाजवादी पार्टी का साथ देने वाले हैं। देखिए, जो मुफाद की सियासत करते हैं और जो अपनी ज़ात की सियासत करते हैं वो अपने तक ही महदूद रह जाते हैं। अगर आजम खान साहब गुज़िश्ता 2 सालों से ज़िला कारागार में हैं तो कहीं ना कहीं आजम खान की माजी में की गई गलतियां हैं जिसकी बुनियाद पर 2 साल से आजम खान, क्योंकि उनकी पैरवी के लिए उनके पैरोकारों की एक लंबी अगर फहरिस्त होती, अगर उनकी हिमायत में समाजवादी पार्टी से हुजूम एक इस्तीफा देता तो शायद अखिलेश यादव को एहसास होता और वो पैरवी के लिए आगे आते। मगर आजम खान साहब ने भी अपने दौर इक़्तिदार में जितने वक्त भी वो मनसब पर रहे तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं गलतियाँ की हैं और इस गलतियों का खामियाजा है जो 2 साल में उनकी क़यादत के लिए या उनकी पैरवी करने के लिए कोई मजबूत लीडरशिप उभर के सामने नहीं आई जो आपके पार्लियामेंट में आवाज़ को उठाती या असेंबली में आवाज़ को उठाती या सड़कों पर उस प्रकार का प्रदर्शन करती जिससे सरकार को एहसास होता अपनी गलतियों का और आजम साहब को रिहाई के लिए आगे कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, समाजवादी पार्टी से आपकी खासी नाराज़गी दिख रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे इस बार के चुनाव में
अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने फोकस किया है ब्राह्मण वोटों पर ज़्यादा आजकल, मतलब उनका ये चल रहा है, अभी सम्मेलन भी तमाम कराया, तो कहीं ये तो नाराज़गी नहीं है कि MY समीकरण से वो ब्राह्मण के समीकरण की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, हम हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। हमारे देश का आइन, हमारे देश का संविधान हमसे कहता है, हमको विश्वास दिलाता है कि आपको बराबर का हक और दर्जा और अधिकार है समाज में। मगर अफसोस की बात है जब हमारे मजहबी जज्बात को मजरूह किया जाता है, यानी कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। विगत 7 सालों में हमने देखा जिसका मन चाहा जिसने मुंह उठाकर हमारे धार्मिक भावनाओं को आहत कर दिया। अखिलेश यादव की सरकार थी, हमको याद है 7 दिसंबर का वो दिन कि 3 दिसंबर को लखनऊ के अंदर कमलेश तिवारी नाम का एक व्यक्ति बैठकर जो है मेरे आका की शान में गुस्ताखी करता है, मेरे पैगंबर की शान में गुस्ताखी करता है। हमने अखिलेश यादव ने, पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया कमलेश तिवारी के खिलाफ और इनसे मुतालबा किया। इन्होंने 151 की धारा में हजरतगंज में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। 7 दिन के अंदर उसको रिहाई मिल जाती है, मगर उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। हमारे मजहबी जज्बात को मजरू करते हैं, आप उससे मजाक उड़ाने का काम करते हैं। उसके बाद से लगातार, चाहे वो अभी बीच में नरसिंहानंद हो या इससे पहले और तमाम लोग हों, चाहे वो साक्षी महाराज हो, इस जैसे तथाकथित नेता हमें धार्मिक भावनाओं को हमारे बार बार आहत करते चले आते हैं, मगर कोई सियासी पार्टी हमारी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होती। तो हमें ये MY समीकरण से मतलब नहीं है, हमें ब्राह्मण और यादव समीकरण से मतलब नहीं है। हमें मतलब है उस संविधान की उस पंक्तियों से, उन लाइनों से, उन शब्दों से जहाँ पे कहा गया तुम्हें भी बराबर का जीने का, रहने का अधिकार दिया गया। हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 15 से मतलब है कि अभिभूति की आज़ादी कहाँ पे हमको दिखती है। आप हमको सेकेंडरी मान के चलते हो, आपको 2 जमजे का शहरी मान के चलते हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स को हनन करने का काम करते हो। तो हम कैसे कह दें कि जो है हम देश का आइन, देश का कानून, देश का संविधान आज आप फॉलो करा रहे हो या अच्छे से हम अपने जो हमें अधिकार दिए गए उनका हम उस हिसाब से जीवन यापन कर रहे हैं, कहाँ कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार बहुत जोरों शोरों से चल रहा है राम मंदिर और उसका मुद्दा, जो फैसला आया है उसको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उसका बड़ा फ़ायदा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। तो एक मुस्लिम समुदाय इस बारे में अभी उसकी क्या सोच है इस पर, और क्या वो इसको ध्यान में रख करके वोट डालने जाने वाला है? देखिए, मुस्लिम समुदाय कभी भी बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं रहा है, इसलिए राम मंदिर का मुद्दा हमारे समाज पे पड़ने वाला नहीं है। हमारे अंदर गुस्सा ज़रूर है CAA को लेकर, NRC को लेकर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होने वाला है। हमने इससे पहले भी आपसे कहा, तो अभी भी हम कह रहे हैं, हमारी बुनियादी मांग ये है कि हमें जान और माल की श्योरिटी जहाँ पर होगी हम वहाँ पर पार्टी को वोट करेंगे। दरअसल मुस्लिम समुदाय के किसी भी पार्टी ने उनका जो करना चाहिए था, जो जिस तरीके से उनको जो है आगे बढ़ाना चाहिए था, उन्होंने नहीं बढ़ाया। हम लोग जहाँ हैं, हमारी जो समस्या थी वो वैसे ही की वैसे ही मौजूद है आज भी। ना एजुकेशन में हम, इसका कारण क्या? इसका कारण ये है कि हमको पिछाड़ा गया है। हर सरकार ने, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या दीगर जितनी भी पार्टियां, BSP आई, जब फुल बहुमत की सरकार आती है उनका दिमाग खराब हो जाता है। सरकार मिली जुली आएगी तो कुछ ना कुछ फायदा होता। हमारे जो मुद्दे हैं वो वैसे के वैसे, हमारे इलाके आके देख लीजिए, हमारे इलाके के अंदर वही गंदगी फैली हुई है। आज भी टूटी सड़कें हैं, गलियां बिल्कुल जो है बजबजा रही हैं। हमारे जो मेन जो है मामलात हैं उसके ऊपर कोई नहीं ध्यान देता। जब चुनाव आ जाते हैं तब कहते हैं कि भाई BJP का हुआ दिखा के कि मुस्लिम हो आप और BJP आएगी तो आपको खत्म कर देगी। लेकिन हम जो हैं, हमारा कोई भला नहीं ना। BJP गवर्नमेंट आई तो उन्होंने मॉब लिंचिंग तो करी हमारे साथ, लेकिन हमारे 1 या 2 आदमी मारे गए, 1-2 आदमी शहीद हुए। इन लोगों ने, जो दूसरी पार्टी थी, इन्होंने तो पूरा जो है गांव बर्बाद कर दिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। और या अब BSP की गवर्नमेंट थी, BSP की गवर्नमेंट में भी मुसलमानों की वो स्थिति अच्छी नहीं रही। जबकि मुसलमान, क्योंकि हमारी जो, हम तो खुद मेहनत करने वाले लोग हर बार फिर खुद बढ़ जाते हैं, बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं अपना माहौल बना लेते हैं। लेकिन जो सरकारें आती हैं वो फिर हमको पिछाड़ देती, फिर हम ABCD से आगे बढ़ते हैं। भाई हमारे मुख्य मुद्दे ये कि हमारी जो एजुकेशन है उसमें हमको आगे बढ़ाया जाए। एजुकेशन में हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। उसके बाद जो हमारी जो बस्तियाँ हैं वहाँ आज भी टूटी सड़कें हैं, आज भी गलियों में नालियाँ बजा रही हैं। हमारी मेन जो ये सब मुद्दे हैं इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर से कोई मतलब नहीं ना, क्योंकि उस मंदिर मस्जिद के मामले हो चुके, जो होना था वो आगे हो गया।
लेकिन इस वक्त हमको ज़रूरत है तालीम की। अगर हम तालीम में हमारी कौम आगे आएगी तो खुद ब खुद सारी चीज़ें निखर के सामने आएंगी। तो मतलब आपकी बातचीत से लग रहा है कि आप मतलब बीजेपी में भी उम्मीद देख रहे हैं। भाई हम सब में उम्मीद देख रहे हैं जो हमारा काम करे, चाहे बीजेपी हो या कोई हो, हमारे जो वो मंदिर मस्जिद के मुद्दे से हट के किनारे आए, और अगर जो है हमारा जो है सपोर्ट करेंगे या हमारी तालीम में आगे बढ़ाएंगे, हमको तालीम में आगे बढ़ाएं, और दीगर तमाम मामले जो हमारी जो स्थिति इतनी ख़राब है, या सच्चर कमेटी की सिफारिश जो लागू हुई थी उसको आज तक के किसी ने लागू नहीं करा, हमारे मुद्दे किसी ने उठाकर, आज हमारे मुद्दे उठाए जाएंगे तो हम बीजेपी का भी समर्थन करने को तैयार। उत्तर प्रदेश की जनता यहाँ पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने जो है यहाँ के लोगों के साथ छाई कपट किया है, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, महिलाओं के साथ, छात्रों के साथ, यहाँ के सभी वर्ग के साथ उन्होंने न्याय किया है, तो यहाँ की प्रदेश की जनता यह बदलाव चाहती है, और खासकर मुस्लिम समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं लाइक करता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बहुत से ऐसे काम हैं जो मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने का काम है। पुलिस की भर्ती हो, चाहे उर्दू शिक्षा हो, या हज हाउस जितने बनाए हैं समाजवादी पार्टी ने, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक इतना बड़ा विश्वविद्यालय दिया है, एक शिक्षा का इतना बड़ा मंदिर दिया है मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, तो ये सब मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने के काम है। और चुनाव में देखिए बहुत से ऐसे फैसले होते हैं जो नहीं पसंद आते हैं। घर में अगर 4 लोग हैं तो किसी की एक विचारधारा नहीं मैच खाती है। अच्छा, लेकिन यूनिवर्सिटी वाला मामला ही तो है जिस वजह से आजम खान जेल में है। देखिए अब ये जो सरकार है वो चाहती है कि मुस्लिम समाज बड़ा पिछड़ा है, यूनिवर्सिटी से बहुत से लाभ होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ जब हमारी नस्ल पढ़ेगी तो आगे कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि जब शिक्षा हम प्राप्त करेंगे, शिक्षा मेरे पास होगी, तभी हम कहीं बड़े पदों पर रह सकते हैं। और समाजवादी पार्टी के ऊपर एक ट्रस्ट करता है मुसलमान, और अभी जो 159 जो है प्रत्याशियों की लिस्ट आई है उसमें 31 मुस्लिम प्रत्याशी दिए हैं, और आबादी का अनुपात अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर 20% मुस्लिम है, और ये 20% पूरे जो है मतलब परसेंटेज के हिसाब से प्रत्याशी दिए गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस विधानसभा में लोग खड़े हैं, आदनगर विधानसभा, यहाँ पे मुस्लिम बहुल है, लगभग 90,000 के ऊपर मुस्लिम है, और सारा मुस्लिम समाज ने अमिताभ वाजपेयी के ऊपर भरोसा किया और समाजवादी पार्टी को वोट दिया। यहाँ से विधायक पिछली सरकार में अमिताभ वाजपेयी समाजवादी पार्टी से बने, जबकि AIM का प्रत्याशी लड़ा यहाँ के मुसलमानों, उन्होंने मात्र 1500 वोट दिए। बसपा से मुस्लिम लड़े थे, उनको मात्र 5000 वोट मिले। मुस्लिम समाज यहाँ पे शुरू से समाजवादी पार्टी को लाइक करता आ रहा है और उनके कार्यों से बिल्कुल परेशान है, क्योंकि हमारी बगल वाली सीट में भी हमारा समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी है। कैंट से कांग्रेस का गठबंधन प्रत्याशी जो है जीता, वो भी समाजवादी पार्टी की सीट थी, वहाँ पे हमेशा सेकंड रही, और वो भी सीट हमारे खाते में गई। तो मुस्लिम समाज बहुत जो है मतलब संतुष्ट है। भाई जौहर यूनिवर्सिटी की आपने बात करी, आजम खान साहब ने अपनी कोशिश से जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, तो सरकार देखिए सरकार के बिना आप कर सकते हैं। आपके यहाँ इतने ज्यादा पैसे वाले, इतने बड़े लोग प्रॉपर्टी वाले हैं, क्या मुख्यमंत्री अपनी कुछ हैसियत औकात रखता नहीं रखता? एक पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी के बिहाफ पे अपने 11 कैबिनेट के मंत्रियों का जो मतलब जिसको उप मुख्यमंत्री का पद मिला हुआ था, उसकी यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा एक्शन लिया? हमें बताएं अखिलेश यादव, काहे के लिए नहीं एक्शन लिया? बल्कि मुलायम सिंह यादव जी ने मोदी जी को कह दिया मैं चाहता हूं मुसलमानों को एहसान मानना चाहिए। चलो वो एक हम ये नहीं कहते हैं सड़क बिजली पानी को आप अच्छा मालूम, हमारी मूलभूत सुविधाएं, आप किसी को वोट नहीं दोगे, नोटा दबाओ, तब भी आपकी सड़कें बनेंगी, क्योंकि आप टैक्स देते हो, और जो बजट सेंसर होता है उनको कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करना होगा। लेकिन ये हमारे समाज से बहुत बड़ी जुड़ी मतलब समस्या हल किया है। एक विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खान साहब ने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आज भी वो अमर है, और वहाँ से जाने कितने IAS आए थे, कांग्रेस के लोग निकले। और समझिए जमाने में उत्तर प्रदेश में ये यूनिवर्सिटी बनी है ना, मुस्लिम समाज कितना अच्छा होने जा रहा है, लेकिन ये वो लोग विरोध करते हैं, समाजवादी पार्टी वो लोग विरोध करते हैं जिनको राजनीति में स्टैंड नहीं हो पाते, तो विरोध की राजनीति करते हैं। आप सभी वर्ग को लेकर चलेंगे, ये सेकुलर मुल्क है, सुनिए ना, आप सबको लेकर चल सकते हैं। आप सोचो खाली हम अकेले कर ले, कुछ नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी ने आबादी के अनुपात के अनुसार प्रत्याशी दिए हैं, हर वर्ग को लेकर चलने का काम है। बताइए और CNRC इतना बड़ा नेशनल इंटरनेशनल इशू बना, समाजवादी पार्टी बिल्कुल क्लियर स्टैंड था। सर सुनने तो दीजिए, क्लियर स्टैंड हम भी क्लियर कर रहे हैं ना, पब्लिक के सामने हमें भी बोलने का मौका दे दीजिए। यहाँ पे हमारे जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, मेरी विधायक से कोई दुश्मनी नहीं है, ही इज अ गुड मैन, ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग एन ह्यूमन ही इज अ गुड मैन, हम तारीफ करते हैं इस बात की। लेकिन जब CNRC का विरोध करने की नौबत आई थी, तो समाजवादी पार्टी के लाल टोपी गैंग कहीं सड़क पे उतरा? क्यों नहीं उतरा? हमारी लड़ाई आपसे या आपके प्रतिनिधि से या आपके विधायक से नहीं है, हमारी लड़ाई उस गंदी सोच से है जिसको लेकर अखिलेश यादव हम लोगों को बेवकूफ बना रहे एक जमाने से।
हमने इसलिए लिमिटेड सीट के ऊपर देखिए, एमआईएम के अगर- प्रत्याशी अगर- खड़े हुए, अगर- हम उनको वोट देंगे, बात खत्म। अगर आपको जानकारी हो तो हम समाजवादी 31 पार्टी का विधायक अपने समाजवादी पार्टी से नहीं जिताएंगे, 15 विधायक एमआईएम से जिताएंगे। मेरी बात सुनिए, अगर आपको जानकारी हो तो आप जाके पता कर लीजिए, ना हो तो पता कर लीजिए कि समाजवादी पार्टी का बिल्कुल क्लियर स्टैंड था कि वो सीएनआरसी का विरोध करते हैं। सर क्या और बात करें, बिल्कुल ट्रिपल clear तलाक है। उन्होंने अपने बिल्कुल। विधायक को और नहीं देखिए बोलने बात दिया। यहाँ हो रही है कि क्या है कि आप ले आ रहे कौन सा मसला, आप इस पे पहले मसला के लिए दोनों उस पे भी तीनों आ चीज- जाएंगे, अरे उस पे भाई, भी आ जाएंगे। यहीं से सीएनआरसी तो- का बिल्कुल यहीं से क्लियर तो स्टैंड था। बुनियाद है। उसके बाद ये समाजवादी जो हमारे बाबूपुरवे में हमारे भाई लोग शहीद हो गए थे। देखिए जान तो कोई वापस नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर एक अखिलेश यादव था जो उनके घर जाके 5-5 लाख रुपए उनको दे के आया। क्या असदुद्दीन अवैसी आके दे गए, क्या प्रियंका गांधी दे गए, क्या कोई और दे गया? सर, आपको देखिए मालूम बिल्कुल होना क्लियर चाहिए, स्टैंड था। आपको मालूम ये होना सिर्फ चाहिए, एक- MIM से भी मदद आई ये है। एक प्रोपेगेंडा सिर्फ फैलाने का काम है। अच्छा ठीक है। और मसाइलों पे और अमिताभ वाजपेयी इस विधानसभा की बात कर रहे हैं, अमिताभ वाजपेयी सीएनआरसी पे इतना बड़ा विरोध किया था कि यहाँ के जो क्या करें एक बड़े अधिकारी से उन्होंने जो है पूरा मोर्चा लिया। एक कि सवाल आप ये दोनों लोगों से मैं करूंगा, बस उसके बाद बात खत्म करेंगे। आपसे ये सवाल है कि आप समाजवादी पार्टी को एक विकल्प मान रहे हैं अपने लिए, और आजम खान को भी उनकी भी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी दी है मुस्लिम समुदाय के लिए या फिर सबके लिए। तो एक बीच बीच में सवाल ये उठता रहा है कि अखिलेश यादव ने इग्नोर किया है आजम खान को, वो इतने समय से जेल में बंद हैं, और अखिलेश यादव ने कभी न हाथ लेने की कोशिश की, न उनको बाहर लाने की कोशिश की, मतलब उनकी तरफ से कोशिश में कमी का एक आरोप उन पर लगता रहता है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए आरोप तो जो है विपक्ष लगाता है, ठीक है, लेकिन मीडिया के माध्यम से ही जो है सबको जानकारी मिली कि अखिलेश यादव उनसे जेल भी मिलने गए, और उनके परिवार जब जेल से छूट के आए तो उन्होंने भी कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं हमें पार्टी की तरफ से पूरी मदद मिली। हम उनकी बात माने जो जेल के अंदर थे, जो छूट के आके सही बता रहे हैं, या ये विपक्ष जो प्रोपेगेंडा फैलाता है उनकी हम बात माने। उनको बिल्कुल जो है उनकी मदद जो भी संभव थी सब की गई। मेंबर कहे जाते उनकी हैं सब समाजवादी मदद पार्टी की के। गई। आजम खान परिवार की बात फाउंडर मानेंगे मेंबर कहे या जाते जो है हैं। उन लोगों की तो बात आजम मानेंगे खान साहब के कि लिए जो विपक्ष की मुलायम राजनीति परिवार कर रहे को, अखिलेश परिवार को अपना एफिडेविट, अपनी श्योरिटी लगानी चाहिए। अखिलेश यादव बताएं कि कितनी जमानत राशि उन्होंने लगाई है या उनके परिवार की ओर से लगाई गई है आजम खान को बाहर निकालने के लिए। एक जमानत राशि या एक जमानतगीर अखिलेश परिवार की ओर से नहीं होगा जो आजम खान की पैरवी के लिए उतरा हो या जमानत राशि लगाई हो। तो आजम खान की कहाँ हिमायत कर रहे हैं अखिलेश? यूनिवर्सिटी बचाने के लिए कौन सा पैनल उन्होंने बना दिया लॉयर्स का? आखिरी सवाल आपसे, आप AIMIM के मैं समर्थक हूँ, समर्थक बिल्कुल लगे। बिल्कुल। तो एक आरोप उस पे भी लगता है हाँ। कि जो भारतीय जनता पार्टी, मतलब मेरा नहीं है ये आरोप, मैंने सुना है कहीं से कि जो भारतीय जनता पार्टी को घोर दक्षिणपंथी कहते हैं या हिंदुत्ववादी पार्टी कहते हैं, तो उसका एक काउंटर या जो कुछ भी कहना है कि बीजेपी बी बोलते हैं कई बार उसको, कि वो मुस्लिम पक्ष के लिए वही है जो हिंदू पक्ष के लिए बीजेपी हिंदुत्व के लिए। तो उस पे उस आरोप का क्या? सर देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, अपने जो मजहब को फॉलो करने वाला है, जो धार्मिक है, असली इंसान वही है। किसी भी धर्म का जूस जो है वो एक दो पैर के जानवर को इंसान बनाने वाला है, वो चाहे इस्लाम का मानने वाला हो चाहे सनातन का मानने वाला हो। इनसे दो शिकायतें हैं। बीजेपी ने धर पूरा मुल्क बेचा है, सब कुछ बेचा है, सिर्फ माल बटोर रहे हैं, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। आपको याद होगा एक देवेंद्र सिंह के साथ में जम्मू में आतंकवादी पकड़ा गया था, याद है? उससे पहले एक भाई साहब और पकड़े गए थे बीजेपी IT सेल वाले, नाम भी नहीं याद होगा, कोई उनका पता ठिकाना नहीं है। RBI से इन्होंने रिजर्व फंड उठाया, कुछ नहीं पता। असल में है क्या, ये अपनी चोरियों को राम नाम के चोले से ढक रहे हैं। हमारी खिलाफत, इनसे मुखालिफत इस चीज़ की है, हमें सनातन से कोई मुखालिफत नहीं है। और आज भी MIM में आप असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो उत्तर प्रदेश के अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित करे हैं, आप उसमें देखिए 3 तो ब्राह्मण ही हैं, ठाकुर भी हैं और दलित भी हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है हमें तो 20% होने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा। हमने तो पूरा हक दिया अपने भाइयों को। इस पर कभी सोचा है, जैसे AIMIM पे आरोप लगाए, बंगाल में गए, बिहार में गए, कि उनके प्रत्याशी उतारने के बाद बीजेपी को सर बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल। बिहार में कैसी सीटें लड़ी थी MIM? जितनी भी लड़ी हो सर 9 सीटें लड़े थे। हाँ। बिहार में कुल 9 सीटें लड़े थे, 5 विधायक जीते, 4 जगह हमारी जहाँ प्रत्याशी हमारे हारे, वहाँ एक भी अगर प्रत्याशी बीजेपी का जीता हो तो आपका जूता हमारा सर। बंगाल में आ जाइए, बंगाल में हमने 19 प्रत्याशी लड़ाए। क्या 19 प्रत्याशियों से सरकार गिरेगी, बनेगी? बेवकूफ़ों वाली बातें लोग करते हैं, और आप तो कम से कम मीडिया से आप तो इस बात का कंक्लूजन निकाल करके बैठिए, 19 प्रत्याशी सरकार बन जाएगी। नहीं, सीधा और सा उसके उसके बाद हिसाब- मैं खुद बंगाल में था, जी। हम लोगों को लास्ट मोमेंट पे ये ऑर्डर हुआ
कि अगर कहीं पे प्रत्याशी इनका टीएमसी का जीत रहा है तो वहां पे अपनी कैंपेनिंग और अपने वोट को उधर कन्वर्ट कर दो, कंपटीशन मत कराओ। ये ऑनेस्टी है उस आदमी की, इसी ऑनेस्टी पे हम उनकी फिदा हैं। हम ये मक्कारी नहीं करते कि आजम खान ने उठा करके यूनिवर्सिटी बनाई, वो जेल में गए, उनको लावारिस छोड़ दिया। अरे आजम खान के बाप की थी क्या? उनकी जाती मिल्कियत थी। ये एक देश के युवाओं के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि यहाँ बच्चे पढ़ेंगे। अखिलेश यादव क्यों मुंह बंद करे बैठे रहे? और 3 मरतबा की सरकार में हमको खाली समाजवादी बता दे कौन सा कॉलेज बना दिया, कौन सा मेडिकल कॉलेज बना दिया और कौन सा उन्होंने हॉस्पिटल बना दिया। खाली बातें बनाई हैं। ठीक है, तो ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और इंतज़ार करते हैं 10 मार्च का, जब चुनाव के नतीजे आएंगे कि जनता ने क्या फैसला लिया है। यूपी का फैसला ऐसे जारी रहेगा।